मैं कैंसर की सर्जरी के लिए जाता हूँ, पर पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, पर मुझे गुस्सा नहीं आता। इसके बजाय मैं अपनी पत्नी के उस तावीज को थामकर जोर जोर से हंसने लगता हूँ, क्योंकि मेरी नजरों में मेरा वंश खत्म होना ही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। पर जब मेरी आंखें फिर से खुलती हैं, तो मैं खुद को अपने पुराने घर में पाता हूँ। खिड़की पर शादी के लाल अक्षरों वाले कागज चिपके हैं। मैं पागलों की तरह हर कमरा ढूंढता हूँ और आखिर में यारा मिल जाती है, जो उस ठंडी मिट्टी की खाट पर सिमटी पड़ी है। उसकी आंखों में सिर्फ सूनापन है। उसकी कोमल त्वचा अब नीले निशानों से भरी हुई है। उस औरत को फिर से सामने देखकर, जो आधी उम्र से मेरे सपनों में आ रही थी, मेरी आंखें भर आती हैं। मैं आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लेता हूँ। मेरा सीना पछतावे और तड़प से भरा है, गला रुंध गया है और आखिरकार मैं फूट फूट कर रोने लगता हूँ। पिछले जन्म में मैंने जानबूझकर यारा को पानी में धक्का दिया था, ताकि गांव उसे बेहाल हालत में देखे। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पास मुझसे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर शादी के बाद यारा को एक दिन भी सुख नसीब नहीं हुआ। वह मेरी हिंसा और जुल्म को सहती रही। आखिरकार यारा ने अपने छोटे बच्चे के साथ बांध में कूदकर जान दे दी। जब उसके भाई ने दोनों की लाशें बाहर निकाली, तब जाकर मेरी आंखें खुली। बाद के सालों में मैंने बेहिसाब दौलत कमाई, जिसे 10 जन्मों में भी खर्च नहीं किया जा सकता था। पर जिस औरत ने अपनी जान देकर मुझे जीना सिखाया, वह हमेशा के लिए चली गई थी। मैं नए जीवन की खुशी मना ही रहा था कि वह चिल्लाई, मुझसे दूर रहो, हाथ मत लगाओ। मेरी बाहों में यारा को ऐसे कांपते देख मुझे अचानक सब याद आ गया। ठीक एक दिन पहले मैंने यारा के उन पैसों को छीन लिया था जो उसने बच्ची के दलिये के लिए मांगे थे, और सारे पैसे शराब में उड़ा दिए थे। पुरानी यादें मुझे कचोटती हैं। मैं अपने चेहरे पर तब तक थप्पड़ मारता रहता हूँ जब तक कि खून न निकल आए। यारा नफरत से मुस्कुराती है, क्योंकि वह ऐसे झूठे पछतावे कई बार देख चुकी है। हर बार जब मेरा नशा उतरता, मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगता था, पर 2 दिन के भीतर ही मेरे हाथ फिर उस पर उठ जाते। वह जिल्लत तो सह लेती, पर अपनी बच्ची को भूख से तड़पते नहीं देख सकती थी। बच्ची की कमजोर आवाज सुनकर यारा की सूनी आंखों में जान आती है। वह जल्दी से कपड़े पहनकर रोती हुई बच्ची को गोद में लेती हैं। हफ्तों की कमजोरी के कारण यारा का दूध सूख चुका है और बच्ची भूख से बिलख रही है। उस आवाज से मैं पूरी तरह होश में आता हूँ। मैं बिस्तर से कूदता हूँ और जमीन से अपने कपड़े उठाता हूँ। यारा रुको, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। यह कहते ही मैं गांव के किनारे हुक की दुकान की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। हुक मुझे आता देख गंदे दांत निकालकर हंसता है। इस बार कौन सी शराब चाहिए? हुक, क्या दलिये का एक पैकेट उधार मिल सकता है? मैं कल पैसे दे दूंगा। उधार की बात सुनकर हुक रुक जाता है। वह मेरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान देखता है और कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप अलमारी से दलिया निकालकर मुझे दे देता है। मैं बार बार उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और घर की तरफ भागता हूँ, पर घर लौटकर यारा को कोने में सिमटा देख मेरा दिल फिर से बैठ जाता है। यारा, देखो, मैं दलिया ले आया हूँ। मैं चेतावनी दे रही हूँ, मेरी बेटी को मत बेचना, वरना मैं तुम्हारे पूरे वंश के खत्म होने का श्राप दे दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरे पैर जम जाते हैं। तभी मुझे याद आया कि पिछले जन्म में मैंने सच में शराब के पैसों के लिए अपनी बेटी को शहर के एक परिवार को बेचने की योजना बनाई थी। मैं खुद को कोसता हूँ कि मैं कितना बड़ा जानवर था। कोई ताज्जुब नहीं कि मेरा अंत ऐसा हुआ। मैं इसी के लायक था। मैंने दलिये का पैकेट बहुत सावधानी से उस पुरानी खाट पर रख दिया। मैं कसम खाता हूँ, मैं मीमी को कभी नहीं बेचूंगा। कल मैं शहर जाकर काम ढूंढूंगा। फिर मैं कमरे से बाहर आता हूँ और आंगन में खुद को कई और थप्पड़ मारता हूँ। मुझे याद आता है कि इसी महीने यारा ने मीमी के साथ बांध में कूदकर जान दी थी। यह सोचते ही मेरा शरीर कांप उठता है। अंधेरा हो रहा है और घर में दाना तक नहीं है। 20 मिनट बाद मैं गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर खड़ा होता हूँ। मैं अपनी कमर से रबड़ निकालता हूँ और एक कामचलाऊ गुलेल तैयार करता हूँ। एक पत्थर निशाने पर लगता है और एक पंडुक फड़फड़ाते हुए उड़ जाता है। पिछले जन्म में अमीर बनने के बाद मुझे निशानेबाजी का बहुत शौक हो गया था। मैं गुलेल चलाने में माहिर था। मैं झाड़ियों में छिपकर इंतजार करता हूँ। जाल में एक मोटा तीतर पकड़ता हूँ और गुलेल से 4 पंडुक गिरा देता हूँ। चारों पंडुक 1-1.5 किलो के होंगे, पर तीतर अकेला ही 2-2.5 किलो का है। मैं शिकार को बांधकर एक टहनी पर लटकाता हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि कोई चीज गायब है। मुझे पसीना आ जाता है। मुझे लगा कि यह कोई जादू टोना है। तभी मेरे सीने पर लटका तावीज हल्की रोशनी से चमक उठा। यह वही तावीज था जो यारा हमेशा अपने पास रखती थी। मरने वाले दिन उसने इसे उतारकर बांध के किनारे रख दिया था। रोशनी गायब हो जाती है। मैं तावीज को छूता हूँ और अगले ही पल खुद को एक अजीब सी जगह के अंदर पाता हूँ। यह उस अस्पताल के कमरे से भी छोटा है जहां मेरी मौत हुई थी। कई बार जांचने के बाद मुझे समझ आता है, तावीज पकड़कर मैं अंदर जा सकता हूं और बाहर आने का सोचते ही तुरंत लौट आता हूं। इस तोहफे की मदद से मैं सब कुछ फिर से खड़ा कर सकता हूं। घर लौटते हुए मैंने देखा कि कई घरों में बिजली के बल्ब जल रहे हैं, पर मेरे घर में आज भी वही धुंधला तेल का दिया है। अकाल के दिन बीत चुके थे, फिर भी मेरा परिवार दाने दाने को मोहताज था। मैं शिकार लेकर रसोई में गया और रात होते ही एक बड़ा कटोरा सूप लेकर मुख्य कमरे में पहुंचा। यारा, आओ खाना खा लो, मैंने सूप बनाया है, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। मेरे 3 बार बुलाने के बाद यारा धीरे से कमरे से बाहर आती है। वह मेज पर रखे सूप को देखती है, पर हिलती नहीं। वह बस वहीं खड़ी रहती हैं। उसकी आंखों में जमी हुई नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही।
अपनी पत्नी को उन फटे पुराने कपड़ों में देखकर मेरा दिल फिर से रो पड़ता है। इस गरीबी में भी उसकी खूबसूरती झलकती है, पर मुझ जैसे जानवर ने कभी उसकी कद्र नहीं की। उसे डरा हुआ देखकर मुझे समझ आ जाता है कि जब तक मैं इस कमरे में हूं वह खाने को हाथ भी नहीं लगाएगी। मैं रसोई में जाकर खाता हूं। मैं बाहर चला जाता हूं। यारा गोश्त और सूप से भरे उस कटोरे को टकटकी लगाकर देखती रहती है। क्या वह कोई सपना देख रही है, या फिर यह किसी बड़ी मुसीबत से पहले का आखिरी खाना है? पहले तो वह सारा खाना खुद खा जाता था और उसके लिए बर्तन धोने वाला गंदा पानी ही बचता था। इसलिए भूख से बेहाल होने के बावजूद वह खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। फिर वह दरवाजे तक आती है और मुझे खिड़की के नीचे बैठकर सूप पीते हुए देखती है। क्या उसे अंदाजा हो गया कि मैं पहाड़ों पर शिकार करने गया था? यारा वापस कमरे में जाती है, कटोरा उठाती है और धीरे धीरे खाना शुरू करती है। जब वह खा लेती है तो मैं बर्तन धोने लगता हूं और वह हैरानी से मुझे देखती है। पुराना मैं एक निकम्मा आदमी था। शायद यह पहली बार था जब मैंने घर का कोई काम किया था। काम खत्म करके मैं बर्तन में गर्म पानी लेकर अंदर जाता हूँ। यारा, इससे हाथ मुंह धो लो। मैं बर्तन नीचे रखता हूँ और तुरंत बाहर निकल आता हूँ। मैं दरवाजे पर पहरा देने लगता हूँ। काफी देर बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आती है। मैं तारों भरे आसमान को देखता हूँ और सोचता हूँ कि कल पैसे कैसे कमाने हैं। घर के हालात जल्दी सुधारने होंगे। पतझड़ का मौसम आ चुका है। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाएगा। यारा और मिमी को गर्म कपड़ों की जरूरत है। उनके बिना वे यह सर्दी नहीं झेल पाएंगी। पानी की आवाज रुकते ही मैं अंदर जाता हूँ। मुझे अचानक देखकर यारा घबरा जाती है और पीछे हटती है। पीछे रहो। यह देखकर मैं खुद को कोसता हूं कि मैं कैसा इंसान था। मुझे पता है कि उसका डर रातों रात खत्म नहीं होगा। मैं अपनी आवाज नरम करता हूं। यारा, मैं सिर्फ बर्तन लेने आया था। मैं बर्तन उठाता हूं और बिना कुछ बोले बाहर निकल आता हूं। यारा कुछ नहीं कहती और जल्दी से कपड़े ठीक करती है। आंगन में मैं उसी गर्म पानी से खुद को साफ करता हूं। आखिरकार मैं उन पंडुकों को पकड़ने के लिए पूरी दोपहर झाड़ियों में जो पड़ा रहा था। साफ होने के बाद मैं दहलीज पर बैठकर पुरानी यादों में खो जाता हूँ। मुझे याद आता है कि पिछले जन्म में कुछ बाहरी लोग पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढने आना चाहते थे। रास्ता भटकने के डर से उन्होंने मुझे गाइड के तौर पर काम पर रखा था। तब मुझे लगता था कि इन शहर वालों के पास फालतू का बहुत समय है। पर कुछ चक्करों के बाद मैंने चुपके से पहाड़ी जड़ी बूटियों को ढूंढने और काटने के सारे तरीके सीख लिए थे। अब मैं उसी हुनर से पैसे कमा सकता हूँ। यह ख्याल आते ही मेरे अंदर एक जोश भर जाता है। मैं तुरंत उठ खड़ा होता हूँ, एक मशाल तैयार करता हूँ और अपने औजार उठा लेता हूँ। मैं घर के अंदर आवाज देता हूँ, यारा दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। वह एक रात का सफर पूरी रात की पहाड़ी तलाश में बदल जाता है। मैं सुबह के 4 बजे तक घर नहीं लौट पाता। किस्मत ने मेरा साथ दिया। नीचे उतरते समय मुझे जंगली बिलाव की मांद मिली और मैंने वहां से बिलाव के कई बच्चे निकाल लिए जिनकी अभी आंखें भी नहीं खुली थीं। घर पहुंचकर मैं जल्दी से शिकार को साफ करता हूँ। एक हिस्सा रसोई में रखकर मैं 2 बड़ी टोकरियों के साथ शहर की तरफ निकल जाता हूँ। बाजार में भीड़ है और मैं एक अच्छी जगह देखकर गोश्त और खालें सजा देता हूँ। एक आदमी कहता है, वाह भाई, यह तो असली पहाड़ी शिकार है। मैंने सोचा था कि अगर कुछ नहीं बिका तो मैं इसे पकाकर अपने भाइयों और बहन में बांट दूंगा, पर सामान रखते ही खरीदार आने लगे। एक बुजुर्ग जोड़ा मेरी धूप से झुलसी त्वचा देखकर समझ जाता है कि मैं सीधे पहाड़ों से आया हूँ। कीमत सही थी, इसलिए वे तुरंत 2 बिलाव ले लेते हैं। इस जमाने में मांस खरीदने के लिए राशन कार्ड की जरूरत होती थी। सिर्फ ऐसा जंगली शिकार ही आजादी से बेचा जा सकता था। वह औरत अपने पोते के लिए इसे ले जा रही थी। जाने से पहले वह अपने पति से कहकर सारी खालें भी खरीद लेती हैं। वह कहती है कि वह बच्चों के लिए दस्ताने बनाएगी। इस तरह 2 घंटे के अंदर सब कुछ बिक गया। फिर मैं रात में इकट्ठा किया गया डेंड्रोबियम लेकर शहर की दवा की पुरानी दुकान पर जाता हूँ। डेंड्रोबियम देखते ही दुकानदार की आंखें चमक उठती हैं। वह बहुत सावधानी से उसे हाथ में लेता है और काफी देर तक जांचता है। फिर वह उंगलियों से मुझे कीमत का इशारा करता है। दोस्त, ये कीमत कैसी है? मैं देखता हूं तो मेरी त्योरियां चढ़ जाती हैं। वह मुझे सीधा साधा पहाड़ी लड़का समझकर कम दाम लगा रहा था। मैं सामान वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूं। बूढ़ा झट से मेरा हाथ पकड़ लेता है। अगर दाम पसंद नहीं आया तो हम बात कर सकते हैं। 60 युआन, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। यह जड़ी बूटी इससे कहीं ज्यादा की थी, पर मेरे पास चारा क्या था? मुझे अभी पैसों की जरूरत थी। घर पर यारा और मिमी भूखे थे। आखिरकार मैंने सौदा तय कर लिया। फिर मैंने मांस और आटा खरीदा और काफी तलाश करने के बाद मुझे बच्चों वाला दूध मिल गया, जो उस दौर में मिलना बहुत मुश्किल था। वापसी पर यारा के फटे कपड़ों का ख्याल आया तो मैं एक सरकारी दुकान में गया। फिर घर के रास्ते में मैं एक पुराने शिकारी से मिलने पहुंचा। वह 70 साल के थे। मैंने उन्हें खाना दिया और बदले में उनकी पुरानी शिकारी बंदूक ले ली। उस समय मांस के लिए राशन टिकट चाहिए थे, इसलिए खुद शिकार करना ही बेहतर था। घर के पास पहुंचकर मैंने यारा को खेत में काम करते देखा। मिमी उसकी पीठ पर बंधी हुई थी। बून मुझे आता देखकर भड़क गया। तुम कहाँ मर गए थे? अपनी पत्नी को अकेले खेत में छोड़कर। मैंने कहा कि मैं काम के सिलसिले में शहर गया था और आटा मांस लाया हूं। आज रात सबको खाने पर बुला लेना। बून को वहां देखकर मेरा गला भर आया। वह शक भरी नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर मेरी भरी हुई टोकरियों को देखता है। तुम्हारी भाभी ने दोपहर में मक्के की रोटियां बनाई थीं।
यारा से कहना कि कुछ ले जाए और अब से उसका ख्याल रखना। मैं सिर हिलाता हूं और चुपचाप घर चला जाता हूं। अगर यारा का दिल जीतना है तो पहले घर में खाना लाना होगा। मैं रसोई में काम में जुट जाता हूं। शाम होते ही यारा मक्के की रोटियां लेकर घर लौटती है, पर आंगन में कदम रखते ही उसे मांस पकने की खुशबू आती है। वह सीधे रसोई की तरफ आती है और मुझे चूल्हे पर काम करते देखती है। यारा दिन भर काम करके बुरी तरह थक गई थी और भूख से उसका बुरा हाल था। वह रोटियां रखती है और बच्ची को सुलाने के लिए कमरे में जाती है, पर मेज पर दूध का डिब्बा देखकर यारा का खून खौल उठता है। वह रसोई में आकर मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है। क्या तुम फिर से मेरी मां से पैसे छीन कर लाए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी बात सुनकर मुझे याद आया कि मैंने सच में एक बार मां को चाकू दिखाकर पैसे मांगे थे। मैं जल्दी से मना करता हूं, नहीं, मैंने ये पैसे आज खुद कमाए हैं। जब मैं पैसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाता हूं तो वह और गुस्सा होकर दोबारा थप्पड़ मारती है। मुझे समझ नहीं आता कि हंसूं या रोऊं। उसे रुकता न देख मैं अपनी कमर से 50 युआन निकालकर सामने रख देता हूं। यारा, यह मेरी आज की कमाई है, इसे रख लो। यारा नोटों को देखकर सुन्न पड़ जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। मैं उसे थामने की कोशिश करता हूं, पर वह मेरा हाथ झटक देती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जो आदमी कभी काम नहीं करता था, वह एक दिन में इतने पैसे कैसे ला सकता है। उसे लगा मैंने कोई गलत काम किया है। वह इन पैसों का क्या करे, उसे यह सब नामुमकिन लग रहा था। यारा को यकीन न होता देख मैं हार मानने लगा। मैंने बताया कि कल रात मैं पहाड़ से जड़ी बूटी लाया था और मुझे बिलाव का बसेरा भी मिल गया था। उन सबके मुझे 60 युआन मिले। जड़ी बूटी का नाम सुनते ही यारा की आंखों में चमक आती है। लोग कहते हैं कि उत्तर में जिनसिंग और दक्षिण में डेंड्रोबियम का राज चलता है। यह बहुत कीमती है, पर गहरे जंगलों में मिलता है और अंधेरे में इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। पर उसे याद आता है कि सुबह कुएं के पास खून के धब्बे थे और पतीले में गोश्त भी पक रहा था। क्या उसने वाकई उसे गलत समझा? पर उसे इसकी पहचान कैसे हुई? यारा की नजरों के सामने मैं हाथ उठाकर कसम खाता हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर किया हो तो मेरा वंश यहीं खत्म हो जाए। उसे शांत देख मैं राहत की सांस लेता हूं। यारा, ये पैसे संभाल कर रख लो। मैं बून के घर थोड़ा मांस देने जा रहा हूं। पैसों को तावीज में रखना सुरक्षित होता, पर यारा को पैसे देने का मतलब था उसे घर की चाबी सौंपना। मैं मेज पर गोश्त और मछली का सूप रखता हूं, फिर रसोई से एक बड़ा कटोरा भरकर बून के घर की तरफ चल पड़ता हूं। रास्ते में मैं हुक की दुकान पर भी रुकता हूं और दलिये के साथ साथ अपना पिछला सारा उधार चुका देता हूं। इधर यारा उन नोटों को देखती है और जल्दी से अंदर जाकर छिपा देती है। शादी के 2 सालों में मैं हमेशा उससे पैसे छीनता था। यह पहली बार था जब मैंने उसे पैसे दिए थे। वह उन्हें 5 हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगह छिपाती है। जब वह बाहर आती है और मेज पर सजे खानों को देखती है तो उसे सब एक सुहाने सपने जैसा लगता है। वह रसोई में देखती है तो आटे का डिब्बा भरा है, तेल भी है और काफी सारा मांस भी लटका है। क्या वह सच में बदल गया है? उसे अभी भी शक है। इंसान अपनी फितरत इतनी जल्दी नहीं बदलता। जब वह बैठती है तो मैं उसे खाने के लिए तीतर का पैर देता हूं। मैं कल सुबह फिर पहाड़ पर जा रहा हूं। सर्दी बढ़ने से पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी है। अभी पैसे कमाने का यही सबसे तेज रास्ता है। एक बार थोड़े पैसे जमा हो जाएं तो मैं कोई बड़ा काम शुरू करूंगा। यारा रुकती है और सिर हिलाती है। वह जानती है कि ऐसी किस्मत हर बार साथ नहीं देती। यारा उसे टोकने ही वाली थी कि उसे कोई पक्की नौकरी ढूंढनी चाहिए जहां से रोज थोड़े पैसे आएं। पर यह सोचकर कि कम से कम वह जुआ और शराब तो नहीं खेल रहा, वह चुप रहती है। वह अपनी टहनियों वाली चम्मच उठाती है। वह मांस का टुकड़ा वापस रखने की कोशिश करती है, पर मैं उसे रोक देता हूं और बच्ची का वास्ता देता हूं। यारा, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, थोड़ा खा लो, वरना मिमी को दूध कैसे मिलेगा? माँ के दूध से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, और फॉर्मूला महंगा भी है और मिलना भी मुश्किल। ये मछली और टोफू का सूप पी लो, ये सेहत और दूध के लिए जरूरी है। यारा ने मेरी तरफ तीखी नजरों से देखा। चॉपस्टिक्स पर उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि उंगलियां सफेद पड़ गईं, पर उसने मना नहीं किया। मैं एक दिन और एक पूरी रात से सोया नहीं हूं। थकान मेरी हड्डियों तक पहुंच गई है। घर की मुसीबत अब काबू में है। खाना खत्म करके मैं बस इतना कहता हूं, यारा मैं सोने जा रहा हूं। मैं अंदर वाले कमरे में जाता हूं और बिस्तर पर सिर रखते ही गहरी नींद में सो जाता हूं। जब तक यारा बर्तन धोकर कमरे में आती है, उसे जमीन पर मेरे कपड़े मिलते हैं। वो गुस्से में उन्हें उठाती है और चांद की रोशनी में धोने लगती है। काम खत्म करके वो थके हुए कदमों से बेडरूम में आती है और गलती से उसका पैर टोकरी से लग जाता है। वो उसे उठाती है तो अंदर औरतों के नए कपड़े और बच्चों के 3 जोड़ी कपड़े मिलते हैं। वो काफी देर तक वहीं खड़ी मुझे सोते हुए निहारती रहती है। ये आदमी, वो अब इसे बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। मैं घोड़े बेचकर सोता रहा, जबकि मिमी रात में 2 बार जागी थी। उसने एक बार भी मुझे जगाने की कोशिश नहीं की। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि यारा मेरी तरफ पीठ करके लेटी है। उसने बस एक पुरानी और पतली सी बनियान पहनी थी और मैं उसे देखता रह गया। पिछली जिंदगी में यारा के मरने के बाद मैं कभी किसी और औरत के साथ नहीं रहा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब खींच लिया। ये सब एक सपने जैसा लग रहा है, बहुत ही अजीब। जैसे ही मैं उसे चूमने के लिए झुका, उसका शरीर अकड़ गया। वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैंने अपने दिल की कड़वाहट को पी लिया और बिस्तर से उठ गया। मुझे अभी सब्र रखना होगा। मैंने सूखने के लिए डाले हुए अपने कपड़े उठाए।
इस बात की परवाह किए बिना कि वो अभी भी गीले हैं। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और दबे पांव टोकरी से सामान निकालकर मेज पर रख दिया। तभी यारा बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कोई ढंग का काम ढूंढो। अगर तुम मेहनत करो तो महीने के 10 युआन से ज्यादा कमा सकते हो। हमारा गुजारा हो जाएगा। यारा को खुद बात करते देख मुझे अच्छा लगा। वो मेरे भविष्य के बारे में सोच रही थी, पर किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया था। जब अर्थव्यवस्था खुलेगी तब मेरे पास शुरुआत के लिए काफी पैसे होने चाहिए। पिछली जिंदगी में यारा को खोने के बाद मैं एक आवारा कुत्ते की तरह भटकता रहा था। जब मुझे एक मददगार इंसान मिला तब जाकर मुझे सरकारी दुकान में सेल्समैन की नौकरी मिली। मेरी बातों ने लोगों का ध्यान खींचा और मैं मैनेजर बन गया। उसी वजह से मैं बड़े और रसूखदार लोगों के करीब पहुंच पाया। इस बार मैं अपने दम पर पहली दौलत कमाऊंगा और डेंड्रोबियम इकट्ठा करना इसका सबसे तेज तरीका है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास पुरानी जिंदगी की यादें हैं। मुझे ठीक से पता है कि डेंड्रोबियम कहाँ उगता है। मैं इस मौके को कैसे गंवा सकता हूँ। बस परेशानी यह है कि यारा को कैसे समझाऊं कि मैं डेंड्रोबियम के लिए पहाड़ पर जाने की जिद क्यों कर रहा हूं। मुझे चुप देखकर यारा को लगा कि मैं अपनी जिद पर अड़ा हूं। उसने चादर ओढ़ी और फिर से लेट गई। उसने कहा, चूल्हे पर तुम्हारे लिए भुट्टे की रोटियां रखी हैं। यह सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं और मैं अपनी मुस्कुराहट छिपा नहीं सका। मैं उसके पास गया और उसके गाल पर एक छोटा सा किस किया। यारा, मैंने कल ही बून से बात कर ली थी। तुम्हें आज उनकी मदद के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जब मौका मिले तो रसोई से आधा मांस में कोदे आना। जब मैं उसके करीब आया तो वो डर गई थी। उसे लगा शायद मैं उसे मारूंगा, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं क्या करूंगा। उसे मेरी बात समझ भी नहीं आई और इससे पहले कि वो कुछ कहती मैं मीमी को चूमकर घर से निकल चुका था। जब तक उसे होश आया मैं जा चुका था। उस धुंधले कमरे में बस वो और बिस्तर पर सोती मीमी थे। अभी सुबह ही थी, पर यारा करवटें बदलती रही और उसे दोबारा नींद नहीं आई। वो तब तक लेटी रही जब तक धूप तेज नहीं हो गई। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। डेला, इतनी सुबह, सब ठीक तो है ना? प्यारी बहन, मैंने तुम्हारी भाभी से सुना कि कल रात तुम लोगों ने मांस खाया था। डेला की नजरें सीधे रसोई की तरफ गईं। वो मुस्कुरा रही थी और जवाब का इंतजार भी नहीं किया। उसके पैर खुद ब खुद रसोई की तरफ चल पड़े, जैसे उनकी अपनी आंखें हों। हे भगवान, क्या उसने ये चोरी किया है? मांस का इतना बड़ा टुकड़ा, इसकी कीमत क्या होगी? यहाँ किसी ने पिछले आधे साल से मांस का एक टुकड़ा तक नहीं देखा है। बच्चे दिनों से रो रहे थे, पर कोई इसे खरीद नहीं सकता था। उसने जैसे ही मांस से नजर हटाई, उसे दीवार पर आधा तीतर लटका दिखा और वो दंग रह गई। यारा मेरी जान, तुम्हें अपने पति पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। ये जुआ उसे जेल पहुंचा सकता है। ये सुनकर यारा का चेहरा उतर गया। तुम ये क्या कह रही हो डेला? अगर वो कानून तोड़ेगा तो पुलिस देख लेगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेला ने कुछ कहना चाहा, पर फिर चुप हो गई। उसने अपनी बात बदली और प्यार से बोली, अब गुस्सा मत हो प्यारी, मैं तो बस परिवार की तरह उसका भला चाहती हूँ। मेरा पति उसका अपना खून है और मेरा बच्चा दिनों से मांस के लिए रो रहा है। क्या तुम मुझे 5 पाउंड मांस दे सकती हो? मेरा पति बाद में पैसे दे देगा। 2 साल से पड़ोस में रहकर यारा डेला को अच्छे से समझ चुकी थी। उसे उसकी हर चाल का पता था। डेला के घर जो चीज एक बार गई वो कभी वापस नहीं आती, और वो सीधा 5 पाउंड मांग रही थी। यारा की खुद फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी, और अगर होती भी तो वो इतना कभी नहीं देती। डेला, ये फैसला मैं नहीं ले सकती, उनके घर आने तक रुको। उसने रसोई के दरवाजे पर कुंडी लगा दी। डेला की मुस्कुराहट गायब हो गई। ठीक है, फिर जब वो आए तो उसे मांस मेरे घर भेजने को कह देना। मुड़ते ही उसके चेहरे से बनावटी मुस्कान उतर गई। उधर पहाड़ पर दोपहर होने वाली थी। अपनी पुरानी यादों के सहारे मैंने ढूंढना शुरू किया और आखिरकार मुझे जंगली डेंड्रोबियम मिल गया। जब तक मैंने उसकी जड़ें साफ की, दोपहर हो चुकी थी। ये कल वाले से कहीं बड़ा था। शाम होते होते मैंने उसे जमीन से निकाल लिया। जैसे ही मैं घर के लिए मुड़ा, मेरा सामना एक चित्तीदार हिरण से हुआ जो शायद डेंड्रोबियम खाने आया था। मैंने बिना सोचे अपनी राइफल निकाली जो मैंने कल ही ली थी। एक गोली चली और उसकी गूंज से पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी उड़ गए। घर पर यारा ने खाना तैयार कर लिया था। उसने मीमी का दूध तैयार कर लिया था और मैं अब तक घर नहीं आया था। उसकी चिंता साफ दिख रही थी। डेंड्रोबियम रोज रोज नहीं मिलता, उन्हें कोई सही काम सीखना चाहिए। यारा भी सोच ही रही थी कि मैं चुपके से आंगन में आ गया। जब मैं टोकरी उतारने लगा तब यारा ने आवाज सुनी और मीमी को लेकर बाहर आई। उसने कहा, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। वो मीमी को लेकर अंदर चली गई। उसने टोकरी की तरफ देखकर कुछ नहीं कहा। अंदर मेज पर गर्मागर्म खाना देखकर मेरा दिल भर आया। मेरा मन किया कि पुरानी जिंदगी में जाकर खुद को खूब पीटूं। मैं इतना पत्थर दिल कैसे था कि ऐसी खूबसूरत और वफादार पत्नी की कद्र नहीं की। मैं मेज पर बैठ गया और ऐसे खाने लगा जैसे सदियों का भूखा हूं। यारा, मैं खाने के बाद ग्रेडी के घर जाऊंगा। हमें घर में बिजली लगवानी है। बिजली आने के बाद हर महीने बिल भी देना होगा। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे डर हो कि मैं गुस्से में मेज ना पलट दूं। मैंने तुरंत उसका डर भांप लिया। मैंने चॉपस्टिक्स रखी और दरवाजे से टोकरी लाकर उसके सामने रख दी। यारा, ये देखो मैं आज क्या लाया हूं। शहर की दुकान पर इसके अच्छे दाम मिलेंगे। यारा उस जंगली डेंड्रोबियम को देखती रही और फिर हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या यह सच में तुमने ही खोदा है?
कसम से ये चोरी का नहीं है, पूरे दिन पहाड़ पर मेहनत की है तब मिला है। यारा ने मेरे चेहरे को देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। आज डेला आई थी, वो 5 पाउंड मांस मांग रही थी। यारा का चेहरा उतरा हुआ था, वो इस बात से खुश नहीं थी। मेरे बिना डेला ने उसे परेशान किया होगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, ये घर तुम्हारा है, पैसे और खाने का फैसला तुम ही करोगी। अगर तुम नहीं देना चाहती तो हम नहीं देंगे। मेरी बात सुनकर यारा दंग रह गई। उसने बड़े ध्यान से इस बारे में सोचा, फिर धीरे से बोली, मैं नहीं देना चाहती। डेला कहने को उधार मांगती है पर कभी वापस नहीं करती। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये सुनकर मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया और प्यार से उसकी नाक को छू लिया। मेरी मुस्कुराहट देखकर यारा ठिठक गई। वो मुझे देखती रही, फिर मीमी को उठाकर अंदर चली गई। मैंने खाना खाया, बर्तन धोए और थोड़ा सा मांस लेकर अंधेरे में निकल गया। ग्रेडी ने मुझे देखा तो चौंक गया। फिर जब उसकी नजर मांस पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मांस लेते हुए पूछा, बेटा इतनी रात को कैसे आना हुआ? मुझे अपने घर में बिजली लगवानी है, क्या आप मदद कर सकते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं कल ही किसी को भेज दूंगा। शुक्रिया ग्रेडी। मैं उनका शुक्रिया अदा करके बिना रुके घर की तरफ चल दिया। पर जब मैं रसोई के पास से गुजरा तो देखा कि यारा अंधेरे में बैठी मेरे छोड़े हुए जूठे टुकड़े खा रही थी। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और फटी आवाज में मैंने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर यारा के हाथ से हड्डी गिर गई। उसने सहमकर मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे मारना मत, ये बस तुम्हारी छोड़ी हुई हड्डियां हैं। मुझे लगा फेंकना ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मुझे आज तक खुद पर इतनी शर्म कभी नहीं आई थी। मैं उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। यारा चिल्लाई, तुम ये क्या कर रहे हो? वो हैरानी से मुझे देखती रही। तभी उसे अपने सीने पर कुछ गर्म और गीला महसूस हुआ। वो रो रहा था। उसके दिल की कोई गहरी गिरा जैसे खुद ब खुद खुल गई हो। ये देखना कितना दर्दनाक था कि उसकी अपनी पत्नी जूठन खाते वक्त भी डर से कांप रही थी। ये एहसास मेरे सीने में खंजर की तरह लगा। मैं उठा और यारा का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछ दिए और उसे प्यार किया। यारा, तुम कमरे में चलो, मैं खाना तैयार करके लाता हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। यारा को मेरी बात समझ नहीं आई। वो ऐसे बाहर निकल गई जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं रसोई के काम में जुट गया और जल्द ही गर्मा गर्म मांस तैयार हो गया। वो रूखा सूखा खाना जिसे निगलना भी मुश्किल था, वो उसके लिए भी तरसती थी। जब मैं अंदर गया तो यारा की पीठ मेरी तरफ थी। मेरे दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल यारा को पहली बार किसी की बाहों में महफूज होने का एहसास हुआ। शादी की रात के बाद ये पहली बार था जब वो दोनों इस तरह सोए थे। रात की नजदीकियों को याद करके यारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जैसे ही उसने पालने की तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने रात भर मीमी के रोने की आवाज नहीं सुनी। यारा को घबराया हुआ देखकर मैं फौरन बिस्तर से उठा और मीमी के पास पहुंचा। मीमी जाग चुकी थी और मुस्कुरा रही थी। अपनी बेटी को देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर ले आया। मीमी को ठीक देखकर यारा की जान में जान आई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई। इतने छोटे बच्चे के साथ वो बेखबर कैसे रह सकती थी। मैंने कहा, यारा तुम यहीं रुको, मैं नाश्ता बनाता हूं। यारा ने मीमी का डायपर चेक किया। वो ठीक से तो नहीं लगा था पर बिल्कुल साफ था। तो इसीलिए मीमी रात में नहीं रोई। इस आदमी ने रात में जागकर बच्ची का ख्याल रखा था। मीमी के पैदा होने के बाद ये पहली बार था। क्या ये सच में बदल गए हैं? क्या वो फिर से भरोसा कर सकती है? उधर मैं रसोई में मग्न था। जब तक यारा मीमी को लेकर बाहर आई, सब तैयार था। टोफू, हरी सब्जियां, भुट्टे का दलिया और ताजी रोटियां। मैंने मीमी को गोद में ले लिया। यारा को मुझ पर यकीन नहीं था, पर जब उसने मुझे बच्ची के साथ जूझते देखा तो वो हंस पड़ी। वो तुम्हारी बेटी है, कोई शेर नहीं जो खा जाएगी। नाश्ते के वक्त ग्रेडी बिजली वाले के साथ आ गया। मैं बिना कमीज के मीमी को टहला रहा था। ग्रेडी ने मेरे हाथ पर दांतों के निशान देखे और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा अभी तो नाश्ता भी खत्म नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। मैं उन्हें बाहर ले गया और बातें करने लगा। जब यारा अंदर गई तो मैंने उसे मीमी पकड़ाई और अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। ग्रेडी ने पैकेट देखकर हंसते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारी तो चांदी है, ये तो काफी महंगा पैकेट है। बिजली वाला भी मुस्कुराया और सिगरेट कान के पीछे लगाकर काम पर लग गया। ये उसके लिए फायदे का सौदा था। इतनी महंगी सिगरेट वो खुद कभी नहीं खरीदता। ये लोग काफी दरियादिल हैं। बिजली लगने के बाद मैं अंदर गया। अंदर जाते ही मेरे मुंह पर एक कमीज आकर गिरी। यारा ने डांटते हुए कहा, इसे अभी पहनो, ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हो? मेरी पीठ पर खरोंचों के निशान थे जो रात को यारा ने बनाए थे। ग्रेडी और बिजली वाले ने देख लिए थे पर कुछ बोले नहीं। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था और मैं सुबह से ऐसे ही घूम रहा था। यारा शर्म के मारे जमीन में गड़ जाना चाहती थी। जब मैं पहाड़ पर चला गया तब जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर उसने बिस्तर की चादरें धोने के लिए उठाई। उसने मीमी को आंगन में रखा और कपड़े धोने लगी। तभी वहां माया आई। उसके पास अंडों और मांस से भरी टोकरी थी। यारा ने अपनी मां को देखा और हाथ पोंछकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, मां आप यहां कैसे? मैं अंदर गई और अपनी बेटी को गौर से देखने लगी।
यारा के घिसे पिटे और ढीले ढाले कपड़े देखकर उसकी माँ की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और छोटे से बिस्तर से मिमी को गोद में उठा लिया। हम बस घर का काम खत्म करके फ्री हुए थे तो सोचा तुम्हारा हाल चाल ले लूं। उसकी नजरें धीरे धीरे मिट्टी की बनी उस जर्जर 3 कमरों की झोपड़ी पर घूमने लगी। इस शादी के लिए हाँ कहने का पछतावा उसे हर दिन कचोटता है। उसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। यारा, मैं सोच रही थी कि अगर उसके साथ निबाह मुमकिन नहीं है तो उसे छोड़ दे। तू अभी जवान है, पूरी जिंदगी तेरे सामने है। तू अपनी बाकी उम्र उस जैसे आदमी के चक्कर में बर्बाद नहीं कर सकती। यारा अपनी माँ की बात सुनती है और कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। वो स्टूल पर बैठ जाती है और काफी देर तक कुछ नहीं कहती। जिस दिन उस आदमी ने बच्चे के लिए चावल का दलिया खरीदने के लिए घर वालों से उधार लिए पैसे शराब पर उड़ा दिए थे, उस दिन यारा को सिर्फ और सिर्फ बेपसी महसूस हुई थी। उसके साथ रहना ऐसा लग रहा था जैसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही न बचा हो। सब कुछ खत्म करने के ख्याल उसके मन में आने लगे थे। उसका मन किया कि मिमी को ले और तालाब में छलांग लगा दे, लेकिन जब उसका नशा उतरा तो उसने शर्म के मारे अपने चेहरे पर कई तमाचे मारे और फिर हड़बड़ी में बच्चे के लिए दलिया लेने बाहर भाग गया। पिछले कुछ दिनों से वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा है। वो अब फालतू काम के लिए बाहर नहीं घूम रहा है, न शराब न जुआ। मैं अपनी बेटी को खामोशी से जमीन ताकते हुए देखती है और सोचती है कि वो मिमी को अकेले पालने की चिंता कर रही है। अगर तू बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती है तो मैं उसे पालने में तेरी मदद करूंगी। वो थोड़ी देर रुकती है। हालांकि अगर तू बच्चे के साथ घर पर रहेगी तो दोबारा शादी करना मुश्किल होगा। आज के दौर में तलाक के बारे में कोई सोचता तक नहीं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक औरत को पत्थर का दिल करके जीना ही पड़ता है। अपनी माँ को तलाक के बाद दूसरी शादी तक की बातें सोचते देख यारा मिमी को उनकी गोद से ले लेती हैं। माँ, मैं अभी तलाक के बारे में नहीं सोच रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो सच में खुद को सुधार रहा है। वो मिमी के नए कपड़ों की सिलवटें ठीक करती है। उसने पैसे कमाकर ये इसके लिए खरीदे हैं। उसने मेरे लिए भी एक जोड़ा खरीदा है, पर मैंने अभी पहना नहीं है। मैं अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखती है और उसे वहां ऐसी रौनक दिखती है जो बहुत समय से गायब थी। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई है और मैं वहीं हैरान खड़ी रह जाती हैं। अभी कल ही उसने पड़ोसियों को कहते सुना था कि उस आदमी पर अब भी बाहर किसी का 51 का कर्ज है। ये बहुत बड़ी रकम है और उसने कभी कोई ढंग का काम भी नहीं किया। वो उसे भला चुकाएगा कैसे? यही वजह थी कि वो आज सुबह सबसे पहले यहां आई थी। लेकिन उसकी बेटी का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ छुपा रही है। ये सोचकर वो कर्ज के बारे में कुछ न कहने का फैसला करती है। वो उनके बीच फिर से कोई झगड़ा नहीं चाहती। वो खुद को संभालती है। उसकी आंखें नम हैं और वो प्यार से सिर हिलाती हैं। अगर वो सच में बदल गया है तो बस यही मायने रखता है। तब मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। वो अपनी आंखों का कोना पहुंचती है। इस बीच मैं पहले ही पहाड़ पर पहुंच चुका हूं। दांतों के बीच एक रोटी दबाए हुए मैं अपने दिमाग में हिसाब लगा रहा हूं कि इस वक्त 2 मंजिला घर बनाने में कितना खर्च आएगा। मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से जितना मैं जुटा सकता हूं उससे घर बनाना और काफी बचत कर पाना मुमकिन लग रहा है। आखिरकार इस दौर में 10,000 युआन की हैसियत वाला परिवार मिलना अभी भी बहुत बड़ी बात है। ये जानते हुए कि मुझे अगले कुछ सालों तक इसी गांव में रहना होगा। हमारी पहली जरूरत रहने की जगह को बेहतर बनाना है। मिट्टी के जिन 3 कमरों में हम अभी रह रहे हैं वो इतने नीचे हैं कि मैं अंदर सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। हर तरफ धूल ही धूल है। छत का हिस्सा हर वक्त झड़ता रहता है। ये जगह एक परिवार के रहने लायक नहीं है। इस वक्त मुझे अंदाजा भी नहीं है कि अंदर में यारा से तलाक के बारे में बात कर रही है। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं डेंड्रोबियम खोजने के लिए पहाड़ पर ठीक से ध्यान भी नहीं लगा पाता, क्योंकि इस दूसरी जिंदगी में दौलत कमाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, पर यारा और मिमी से बढ़कर कुछ भी नहीं। मेरे पास पिछली जिंदगी का वो ज्ञान है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, इसलिए हर दिन हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। दोपहर होने वाली है और मैंने लंच नहीं किया है, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे खाए हुए हर निवाले का मतलब मिमी के हिस्से से एक निवाला कम होना है। घर पर मैं यारा को मना नहीं कर पाती। जब यारा लटका हुआ मीट उतारती है, उसका आधा हिस्सा काटती है और उसे देने के लिए दरवाजे तक पीछे भागती है। माँ, ये घर ले जाओ ताकि मेरे भाई और उनके परिवार वाले भी खा सकें। मैं मीट के उस टुकड़े को देखकर हाथ हिलाकर मना कर देती है। उसे डर है कि अगर उस आदमी को पता चला कि वो अपने मायके वालों के लिए खाना ले गई है तो वो सारा गुस्सा यारा पर ही उतारेगा, और उसे इस बात का भी डर है कि यारा खुद भूखी रह जाएगी। हमारे पास घर पर काफी है। देख तू कितनी कमजोर हो गई है। तुझे ज्यादा खाने की जरूरत है, वरना मिमी के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं बिना मीट लिए ही वहां से चली जाती है। यारा दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को दूर जाते हुए देखती रहती है जब तक कि वो नजरों से ओझल नहीं हो जाती। फिर वो मीट लेकर वापस अंदर चली जाती है। पड़ोसन रहना यारा की ही उम्र की है, पर उसकी शादी इस गांव में 2 साल पहले हुई थी। उसकी रंगत धूप से सांवली है और वो कच्चा शलजम चबा रही है। लड़की तो पूरे दिन अंदर ही कैद रहती है। बाहर लोग न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। तेरी भाभी डेला को कल रात उसके पति ने बहुत पीटा। पूरे मोहल्ले को उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। यारा रसोई से बाहर आती है और आंगन में एक स्टूल पर बैठ जाती है और बिना मन के छोटा सा जवाब देती है।
ये देखकर कि यारा बात करने के मूड में नहीं है, रैना एक स्टूल खींचती है और हाथ धोने के बर्तन के पास उसके सामने बैठ जाती है और झुककर फुसफुसाती है। हर तरफ ये खबर फैल रही है कि डेला का बेटा असल में तेरे देवर का नहीं है। यारा के हाथ रुक जाते हैं। वो रैना की तरफ देखती है। लोग कह रहे हैं कि वो बून का है। रैना शलजम का आखिरी टुकड़ा जेब में डालती है और बाकी बात यारा के कान में कहती है। यारा सन्न रह जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उसने हमेशा बून की इज्जत की थी, हमेशा उसे एक ईमानदार और नेक इंसान समझा था, एक सच्चे बड़े भाई जैसा। पर यह सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब कैसे हो सकता है? अच्छा, अब मुझे घर जाकर अपने पति के लिए खाना बनाना है, बाकी बातें फिर कभी करेंगे। रैना यारा की हैरानी देखकर खुश लगती है और जाने से पहले उसकी पीठ थपथपाती है। उस शाम मैं बहुत देर से घर लौटता हूँ। इस बार मुझे दूर सड़क से ही बिजली की रोशनी की चमक दिखाई देती है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। बिजली की रोशनी वाकई तेल के दियों से कहीं ज्यादा चमकदार होती है। यारा मुझे देखती है और जल्दी से वो खाना ले आती है जिसे वो गर्म रख रही थी, और कुछ मैदे की रोटियां भी। वो सहज होकर पूछती है, आज इतनी देर कैसे हो गई? वो मेरे कपड़ों पर मिट्टी देखती है, खाना मेज पर रखती है और मेरे कपड़ों से कीचड़ झाड़ने लगती है। मैं उसे जल्दी से रोकता हूँ, मुख्य कमरे का दरवाजा बंद करता हूँ और टोकरी में घास के नीचे से कुछ निकालता हूँ, जिसे मैं सावधानी से मेज पर रखता हूँ। मुझे डेंड्रोबियम तो मिला ही, और रास्ते में मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसकी उम्मीद नहीं थी। मैं उसे ये नहीं बताता कि वहां पहुंचने के लिए मैं पहाड़ से कैसे फिसला और कितनी मुश्किल से ऊपर चढ़ा, इसलिए मुझे इतनी देर हुई। ये चीज डेंड्रोबियम से कम नहीं है, इसकी कीमत ग्राम के हिसाब से लगती है। किस्मत से एक छोटा सा खजाना मिल गया है। मैं सोच रहा हूं कि आज रात यारा के साथ वक्त बिताऊंगा और कल पहाड़ पर वापस जाने से पहले इसे बेच दूंगा। यारा मेज पर रखी उस अदरक जैसी दिखने वाली गहरी भूरी चीज को देखती है। उसने ऐसी ही कोई चीज किसी किताब में देखी थी। वो हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या ये जंगली जड़ी बूटी फॉक्स टी है? उसकी आवाज में हैरानी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी को पता होगा कि ये क्या है। गांव में ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये कितनी कीमती है। अगर उन्हें पता होता तो पहाड़ों से ये सब बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। डेंड्रोबियम और जंगली फॉक्स टी की जड़ें अगले 1 दशक या उससे भी ज्यादा समय तक कीमती रहेंगी। बाद में जब खेती की तकनीक बेहतर होगी तो इन्हें उगाया जा सकेगा और ये बाजार में आम हो जाएंगी और कोई इनके बारे में दोबारा नहीं सोचेगा। फिर भी असली जंगली जड़ी बूटियों की कीमतें आसमान छूती रहेंगी, क्योंकि कुदरती तौर पर उगने वाली चीजें फिर कभी नहीं मिलेंगी। मैं मुस्कुराता हूं और यारा को अपनी बाहों में भर लेता हूं, झुककर उसके गालों को चूमता हूं और उसकी चमकती आंखों में देखता हूं। सही कहा तुमने, ये जंगली फॉक्स टी ही है। कल मैं तुम्हें और मिमी को शहर घुमाने ले जाऊंगा। जैसे ही वो मिमी का नाम सुनती है, यारा का शरीर पत्थर जैसा हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने पहले मिमी को शहर के किसी बेऔलाद परिवार को बेचने की बात की थी। वो अब तक उस बात को भूल नहीं पाई है। क्या पता उनके सच में बच्चे न हो या उन्हें बस एक नौकरानी चाहिए हो। वो उसकी बाहों से खुद को छुड़ाती हैं और थकी हुई आवाज में कहती है, मिमी अभी बहुत छोटी है, हम दोनों घर पर ही रहेंगे। तुम जाकर हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। मैं तुरंत उसके बदले हुए बर्ताव को भांप लेता हूँ। मैं उसे बाहर ले जाना चाहता था ताकि उसके लिए कुछ सर्दियों के कपड़े खरीद सकूं, पर उसे फिर से डरा हुआ देखकर यह साफ है कि उसे लग रहा है कि मैं मिमी को लेकर फिर से कुछ करने वाला हूं। मैंने जो किया था उसे रातों रात माफ नहीं किया जा सकता। उसका मुझ पर से भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। मुझे बस सब्र रखना होगा। मैं अपनी कीचड़ भरी शर्ट उतारता हूँ, बाहर जाकर चेहरे पर पानी मारता हूँ और अंदर आकर बैठ जाता हूँ। खाना मेज पर लगा हुआ है, सुनहरे तले हुए अंडे और सुबह का थोड़ा सा बचा हुआ मीट। क्या उसने सच में दोपहर में ढंग से कुछ नहीं खाया? अगर वो ऐसे ही चलती रही और सबके लिए बचाती रही तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे और भी ज्यादा कमाना होगा ताकि उसे फिर कभी फिक्र न करनी पड़े। यारा, ये अंडे कहाँ से आए? तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद मेरी माँ आई थी, वो लेकर आई। यारा बिना ऊपर देखे मेरे लिए दलिया परोसती है। वो एक शब्द भी नहीं कहती कि उसकी माँ ने तलाक के बारे में क्या कहा था। जब मैं सुनता हूँ कि मैं आई थी तो मुझे अपनी उस हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होती है। जब मैंने शराब के पैसों के लिए उन्हें धमकाया था, मैं उनके बारे में सोच भी नहीं पा रहा और ये भी नहीं पूछता कि वो क्यों आई थी। मैं पहले ही आगे की योजना बना रहा हूँ। कल ये सब बेच दूंगा और सबसे पहले मैं के पैसे चुकाऊंगा। मैं हाथ बढ़ाकर यारा को अपने पास खींचता हूँ और उसे बैठकर खाने को कहता हूँ। मैं उसे अनाज वाली एक रोटी देता हूँ। वो अब भी खुद के लिए मैदे की रोटियां नहीं बना पाती, इसलिए उसने आधी मैदा मिलाकर रोटियां बनाई हैं। मैं एक मक्के की रोटी लेता हूँ और उसे जल्दी जल्दी खाने लगता हूँ। यारा अपनी रोटी का एक छोटा सा निवाला लेती है और चोरी छिपे मेरी तरफ देखती है। वो सोचती है, काश ये हमेशा ऐसा ही रहे, पर ये कब तक चलेगा? वे दोनों खामोशी से खा रहे होते हैं, तभी बाहर से एक आवाज आती है, ओए ये डेक्स है, बाहर आ जा। एक बंदा कम है, सब इंतजार कर रहे हैं, दारू और ताश तैयार है। यारा वो आवाज सुनती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। उसे डर है कि मैं फिर वही करूंगा जो हमेशा करता आया हूं, उस दरवाजे से बाहर जाना और सुबह तक वापस ना आना। मैं एक पल के लिए ठिठकता हूं, फिर मुझे सब समझ आ जाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कौन है। मैं अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख देता हूं।
यारा के पीले पड़े चेहरे को देखकर मैं खड़ा होता हूँ और उसे गले लगा लेता हूँ। वो मुझे खुद को पकड़ने देती हैं। उसकी उंगलियां मेरी बनियान को जोर से जकड़ लेती हैं। उसके होंठ कांप रहे हैं। तुम फिर से शराब पीने और जुआ खेलने जा रहे हो, है ना? जैसे ही मैं ये सुनता हूँ मुझे सब समझ आ जाता है। वो बहुत डरी हुई है कि मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों पर उतर आया हूँ। मैं अपना चेहरा उसके सिर पर टिका देता हूँ और मेरी बाहें खुद ब खुद उसे और भी कस लेती हैं। मैं उसे और करीब खींच लेता हूँ। वो इतनी कमजोर है कि उसे देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। जिस दिन से उसने मुझसे शादी की है उसने एक दिन भी सुख नहीं देखा। भरपेट खाना भी उसके लिए बड़ी बात थी और फिर भी वो अब भी मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है। वो बस मेरे साथ एक सीधी सादी और सुकून भरी जिंदगी चाहती है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और अपनी आंखों की नमी को रोकने की कोशिश करता हूँ। मेरी आवाज भारी हो जाती है। फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अभी उन्हें यहां से भगाता हूँ। मेरा उन लोगों से नाता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैं उसे संभाल कर पकड़ता हूँ। जब यारा ये सुनती है तो वो अपना सिर पीछे करती है और मुझे ताकती है। यकीन करते हुए पूछती है, तुम सच में नहीं जा रहे? मैं अपनी नजरें नीचे झुकाता हूँ और उन बेचैन आंखों में देखता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं अपना सीना चीरकर उसे दिखा दूं कि अंदर क्या है। ये साबित कर सकूं कि मैं वाकई बदल गया हूं। इसके बजाय मैं झुककर उसकी नाक पर चूम लेता हूं। मेरी गर्म सांसें उसके चेहरे को छूती हैं। मुझ पर भरोसा करो, मैंने कहा। मैं उन्हें अभी यहां से दफा करता हूं। मैं उसे धीरे से वापस स्टूल पर बिठा देता हूं। तुम खाना खाओ। मैं अभी आया। मैं सीधा खड़ा होता हूं और देखता हूं कि उसकी उंगलियों ने अभी भी मेरी बनियान को कसकर पकड़ा हुआ है। अगर बाहर खड़े वो 3 लोग इतने बुरे न होते तो मैं उसे साथ ले जाता ताकि वो खुद मुझे उन्हें मना करते हुए देख सके और उसे यकीन हो जाए। इसके बजाय मैं झुककर एक बार फिर उसके बालों को चूमता हूं। मैं उसे बस इतना ही दिलासा दे सकता हूं। मेरा खुरदरा हाथ उसकी पतली पीठ सहलाता है और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। मैं सीधा होकर कमरे से बाहर निकलता हूं, आंगन पार करता हूं और लकड़ी का फाटक खोल देता हूं। बाहर खड़े वो लड़के मुझे देखते हैं और डेक्स, जिसके चेहरे पर वही चालाकी भरी मुस्कान है, तुरंत बकवास शुरू कर देता है। अरे बड़े सी, ये तो गलत बात है। तुम्हारी बीवी अभी अभी ठीक हुई है और तुम बाहर भी नहीं निकल सकते। कई दिन हो गए भाई, तुम एक बार भी पीने नहीं आए। कितनी गंदी जुबान है इसकी। मेरे तेवर सख्त और ठंडे हो जाते हैं। जरा संभल के मैं गुर्राता हूं। अपने मुंह से निकलने वाली गंदगी को साफ कर ले, वरना मैं खुद उसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बाकी दोनों पहले तो मुस्कुरा रहे थे, पर मेरा चेहरा देखकर उनकी हंसी गायब हो गई। वे मामला सुलझाने की कोशिश करने लगे। अरे बड़े सी, तुम्हें तो पता है डेक्स की जुबान कितनी गंदी है। उसकी बातों का बुरा मत मानो। चलो चलकर एक एक पैग मारते हैं। उनमें से एक मेरे कंधे की तरफ हाथ बढ़ाता है। मैं उसका हाथ झटक देता हूं और दूसरों को घूरता हूं। अगर तुम्हें पीना और ताश ही खेलना है तो मेरे पास दोबारा मत आना। मैं ये सब छोड़ चुका हूं। वो तीनों मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। वे एक दूसरे को देखते हैं और फिर मेरी तरफ। वे पूरी तरह हैरान हैं और डेक्स अब भी वही घटिया मुस्कान लिए अपनी किस्मत आजमाता है। बड़े सी को तो पट्टा बंध गया है, क्यों घर से बाहर नहीं निकल सकते। खैर, अब जब वो ठीक हो गई है तो हमारे साथ क्यों नहीं चलते। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। मेरी लात सीधे उसकी छाती पर पड़ती है और वो पीठ के बल जमीन पर जा गिरता है। मैं 2 कदम में उसके पास पहुंचता हूं और अपना पैर उसकी टांगों के बीच रख देता हूं। मैं झुकता हूं और ठंडी नजरों से उसे घूरता हूं। अगली बार अगर इस गंदी जुबान से एक शब्द भी निकला तो तेरे होंठ सी दूंगा और तेरी ये तीसरी टांग तोड़ के आधी कर दूंगा। मैं उसे सबक सिखाने के लिए अपनी एड़ी से दबाव डालता हूं। डेक्स जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा है। वो अपने दोनों हाथ मेरे पैर पर रखता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, बड़े सी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी मुंह नहीं खोलूंगा। बाकी दोनों ये सब देखते हैं और उनके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। उनमें से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मेरे अंदर से एक खौफनाक गुस्सा झलक रहा है, ऐसा गुस्सा जो रात के अंधेरे में भी किसी की रूह कंपा दे। किसी की बीच में आने की हिम्मत नहीं होती। वे बचपन से ही मुझसे डरते आए हैं। मैं ऐसे लड़ता हूं जैसे मेरे पास खोने को कुछ ना हो। पर आज रात मुझे इतना गुस्से में और एक भूखे शेर की तरह खुद पर काबू रखते देख वे बुरी तरह दहल गए हैं। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि डेक्स इतना न चिल्लाए कि यारा बाहर आ जाए। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इस हाल में देखे, कि ये सब देखकर वो मुझसे फिर से डरने लगे। वो आखिरी चीज होगी जो मैं चाहूंगा। मैं सीधा खड़ा होता हूं और डेक्स को देखता हूं। मैं अपना पैर हटाता हूं और कहता हूं, निकल जाओ यहां से। बाकी दोनों ऐसे भागते हैं जैसे उन्हें मौत की सजा से माफी मिल गई हो। वे डेक्स को जमीन से उठाते हैं और जल्दी से कहते हैं, हम जा रहे हैं बड़े सी। उनके जाते ही मैं खुद को शांत करता हूँ। सारा तनाव खत्म करके मैं आंगन में वापस आता हूँ और पीछे से कुंडी लगा देता हूँ। अंदर यारा मेरे जाने के बाद से एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ पाई है। हर सेकंड उसे 1 घंटे जैसा लग रहा है। मुझे गए काफी देर हो गई है और उसका दिल बैठता जा रहा है। उसे भूख लगी है। मेज पर खाना अब भी गर्म है, पर वो एक निवाला भी नहीं खा पा रही। पिछले कुछ दिनों से वो उसे बदलते हुए देख रही थी। बिना चाहे उसके मन में फिर से उम्मीद जागने लगी थी। उसे उसका अमीर होना जरूरी नहीं है, वो बस ये चाहती है कि वो सुधर जाए। पर अगर वो फिर से शराब और जुए में पड़ गया तो वो क्या करेगी। बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो उसे काम पर भी साथ नहीं ले जा सकती। क्या वाकई अब तलाक की नौबत आ जाएगी।
वो इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी नजरें खुद ब खुद उस आवाज की तरफ उठीं और वो वहां था। चांदनी रोशनी से निकलकर उसका लंबा कद अंदर आ रहा था। उस पल यारा की आंखों की वीरानी उम्मीद की रोशनी में बदल गई। वो वाकई उन लोगों के साथ नहीं गया, वो सच में रुक गया। वो अब भी सुध-बुध खोए वहीं खड़ी थी जब मैंने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसके नर्म गाल को चूमा। ये चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? तुम्हारा मर्द बस 5 मिनट के लिए बाहर क्या गया, तुम तो उसे पहचान भी नहीं पा रही हो। मैंने उसके हाथ में वापस चॉपस्टिक्स थमाई और अपनी जगह पर बैठ गया। मैंने मक्के की एक रोटी उठाई और उसे ऐसे खाने लगा जैसे मैं सदियों का भूखा हूं। यारा अभी भी पुरानी बातों में उलझी थी और बिना सोचे पूछ बैठी, क्या तुमने सच में उनसे नाता तोड़ लिया है? हमेशा के लिए? मैंने उसे छोटा सा सलाम किया। जी हुजूर, पूरी तरह खत्म, वे मेरी जिंदगी से बाहर हैं। यारा ने आखिरकार सिर हिलाया और सावधानी से खाना शुरू किया। खाते हुए वो चोरी छिपे मुझे देख रही थी। मैं जल्दी जल्दी खा रहा था पर उसमें कोई फूहड़पन नहीं था। मेरे सुडौल चेहरे के साथ मुझे ऐसे खाते देखना उसे अच्छा लग रहा था। जब उसने मुझसे शादी की थी तो वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मैंने उसकी जान बचाई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो बहुत सुंदर था। वो मेरे रूप पर फिदा हो गई थी। और फिर उसके भाई के लिए किया गया वो समझौता, और बस ऐसे ही उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जिसके पास एक खूबसूरत चेहरे के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने यारा को ख्यालों में खोए हुए देख लिया। मुझे नहीं पता कि उसके उस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने अंडे का एक सुनहरा टुकड़ा उठाया और उसकी रोटी के ऊपर रख दिया। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। खा लो यारा, आज रात तुम मुझे जी भर के देख सकती हो। उस बेशर्मी भरी बात ने उसे ख्यालों से बाहर ला दिया। उसने मेरे चेहरे के उस शरारती हाव भाव को देखा और मुझे घूरकर चुप करा दिया। फिर अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो अपना पूरा ध्यान खाने में लगाने लगी। पेट भरने के बाद मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैं उस चरचराते हुए छोटे स्टूल पर टिका उसे बस देखता रहा, और जितना ज्यादा मैंने उसे देखा उतना ही वो मुझे और अच्छी लगने लगी। वक्त मुश्किल है, खाना कम है, चेहरे पर कोई साजो श्रृंगार नहीं है, फिर भी उसकी त्वचा चमक रही है। वो किसी भी ऐसी अभिनेत्री से ज्यादा खूबसूरत है जो अपने चेहरे पर सुइयां लगवाती हैं। मैंने चॉपस्टिक्स पकड़े हुए उसके हाथ के पोरों को देखा और मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पतली कलाई थाम ली और नजदीक से देखने के लिए उसे अपनी ओर खींचा। मैंने बाहर सूख रही चादरों के बारे में सोचा और मन बना लिया। कल जो कुछ भी मेरे पास है उसे बेचने के बाद मैं चोर बाजार के डीलर से वॉशिंग मशीन का कूपन ले लूंगा। यहाँ के ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वॉशिंग मशीन क्या होती है। उस पर पैसे खर्च करना तो दूर की बात है, लेकिन वॉशिंग मशीन आने के बाद यारा को सब कुछ हाथों से रगड़कर नहीं धोना पड़ेगा। यारा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे ऐसे घूरते देख वो घबरा गई थी। अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो जाकर पानी गर्म कर लो, हाथ मुंह धो लो, तुम पर हर तरफ कीचड़ लगा है। मैं उठा और रसोई की ओर जाने से पहले उसके गाल पर एक प्यारा सा चुंबन लिया। मेरे जाने के बाद यारा ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और अपने गर्म गाल पर हाथ रखा। कल रात से ही वो उस पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रहा था। उसे बाहों में भरना, जब मन चाहा उसे चूम लेना, और जब भी वो करीब आता उसे उसके शरीर से एक ताजा और सौंधी सी खुशबू आती जिससे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे। रात के खाने के बाद मैंने यारा का हाथ पकड़ा और कहा कि हम खाना पचाने के लिए थोड़ा टहलने जा रहे हैं। वापस आते समय मैं सीधा घर नहीं गया, मैं उसे दूसरे रास्ते पर ले गया। पशुओं के बाड़े के पास मिट्टी की ईंटों का एक जर्जर घर था जिसके बाहर पत्थरों से बना एक कच्चा चूल्हा रखा था। अंदर एक औरत अपना हाथ छाती पर रखे बिना रुके खांस रही थी। उसने एक बोरी में हाथ डाला और मुट्ठी भर मक्का निकाला, उसमें थोड़ा पानी मिलाया और उसे मिट्टी के एक टूटे हुए बर्तन में डाल दिया। बस इतना सा करने में ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिर रही थीं। मैं अब भी भारी मन से ये सब देख ही रहा था कि तभी पास ही से अधब के बालों वाला एक आदमी बड़े कदमों से वहां आया। उसने माथे पर शिकन लिए उसके हाथ से करछुल छीन ली और उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा और खुद चूल्हा संभालने लगा। उस औरत ने उसकी ओर देखा। उसने आधी रोटी उसकी ओर बढ़ाई। आज का दिन अच्छा रहा। एक पूरी रोटी के बदले काम किया। मैंने आधी खा ली और बाकी तुम्हारे लिए बचा ली, खा लो। ठीक होने के लिए तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम तो पहले ही खा चुके हो। उस आदमी ने बिना रुके जवाब दिया। उसने बर्तन में मुट्ठी भर चावल डाले, नीचे बैठा और आग जलाने लगा। तुम पहले ही खा चुके हो। उस औरत ने अपने कमजोर शरीर के बारे में सोचा और रोटी वापस उसकी ओर बढ़ा दी। मुझे भूख नहीं है, तुम इसे खा लो। मैं पूरे दिन लेटी रही हूं, मुझे बस कुछ गर्म पीने को चाहिए। उसने ऊपर देखे बिना आंख सुलझाई। जो मैं दे रहा हूं उसे खा लो, खाली पेट तुम ठीक नहीं हो सकती। उसने अपना सिर झुकाए रखा। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने ये सब लाने के लिए पूरा दिन बिना कुछ खाए बिताया था, और अब कल क्या होगा ये एक ऐसा सवाल था जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। चावल के वो दाने जो उसे पड़ोसियों से मांगने पड़े थे, उसे उस बीमार औरत के लिए दुख था, और उस औरत को अपने पति के संघर्ष और लाचारी पर तरस आ रहा था। उसने उसका हाथ थामा। इतना मत सोचो, बस आराम करो, मैं कल तुम्हारे लिए दवा ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं ये सब देख रहा था और मेरे सीने में कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। वापस जाते समय यारा ने मुझसे उनके बारे में पूछा। मैं खामोश हो गया। मैं क्या कहता? सच तो यह है कि मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता।
लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उसे टेलीविजन पर देखा था। उस आदमी ने दशकों की मेहनत से एक बड़ा व्यापार खड़ा किया था। जब वो मरा तो उसने अपनी आखिरी कौड़ी तक दान कर दी और अपनी पत्नी के नाम पर एक मेडिकल चैरिटी ट्रस्ट बनाया। उसकी जिंदगी का एक ही मलाल था कि वो उसे बचा नहीं सका। उसे अपनी आंखों के सामने बीमारी से मरते हुए देखा। पुरानी यादों को जोड़ते हुए मुझे लगा कि जिस बीमारी ने उसकी जान ली वो शायद वही थी जो उसे अभी थी। लेकिन मुझे लगता है कि नोरा की बीमारी की मुख्य वजह कुपोषण और उस पशुबाड़े की ठंड थी, जहां खाने को सिर्फ पतला दलिया मिलता था। ऐसे हालात में एक छोटी सी बीमारी भी जानलेवा बन जाती है। मेरी योजना यह है कि यारा अपनी हाई स्कूल की शिक्षा के साथ उनके लिए दवा, खाना और पैसे लेकर जाए, ताकि इस आदमी की मदद हो सके जो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। कम से कम वो कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले उसे पढ़ा तो सकती है। मन में यह सब तय करने के बाद अगली सुबह आसमान में उजाला होने से पहले ही मेरी आंखें खुल गईं। मैं बिना कोई शोर किए बिस्तर से उठा, पालने के पास गया और सावधानी से मिमी को उठाकर धीरे से यारा के पास सुला दिया और उसे कंबल से अच्छी तरह ढंक दिया। मैंने यारा के लिए नाश्ता बनाया, फिर दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। आज बाजार का दिन है। इतनी सुबह भी सड़क पर लोग चल रहे हैं। ऐसे समय में गांव में एक साधारण साइकिल होना भी बहुत बड़ी विलासिता मानी जाती है। अगर किसी परिवार के पास साइकिल है तो इसका मतलब है कि वे अमीर हैं, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही चलते हैं। मैं अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे बिना किसी परेशानी के जड़ी बूटियों की सबसे बड़ी दुकान पर पहुंच गया। काउंटर के पीछे बैठे उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे गौर से देखा और फिर उस जंगली डेंड्रोबियम को उठाकर बारीकी से उसकी जांच करने लगा। उसे अपने हाथों में उलट पुलट कर देखने लगा। ये पुराना और असली जंगली डेंड्रोबियम है। इसकी एक एक जड़ सलामत है। वो अपनी हैरानी छुपा नहीं पाया। उसने बड़ी सावधानी से उसे काउंटर पर रखा और मेरी परख करते हुए पूछा, इसके कितने पैसे लोगे? मैंने वो सुना और एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने अपनी कीमत बता दी। मैं जानता था कि वो मोल भाव जरूर करेगा, और हुआ भी यही। जैसे ही मैंने कीमत बताई उसने मुझे अलग ही नजर से देखा। इसे धोखा देना आसान नहीं है। उसने मेरी टोकरी की तरफ देखा और मुझे पीछे के आंगन में आने का इशारा किया। हम लगभग 1 घंटे तक मोल भाव करते रहे, जब तक कि आखिरकार मैंने उसे जंगली डेंड्रोबियम, जंगली फॉक्स टी की जड़ और हिरण के सींग का हिस्सा नहीं बेच दिया। मैं संतुष्ट होकर बाहर निकला। मेरी जेब में 500 युआन भरे थे। पैसों की गर्मी लेकर मैं सरकारी दुकान पर पहुंचा। मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए थी। मैंने पूछा और क्लर्क ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। मैंने अपना माथा पीट लिया। सही कहा, वॉशिंग मशीन तो हैं, पर वे होटलों और दफ्तरों के लिए हैं, घरों के लिए नहीं। चीन की पहली घरेलू वॉशिंग मशीन तो अभी बनी भी नहीं है। वो तो 1978 में बनेगी। लेकिन मुझे उससे भी बेहतर चीज मिल गई, 9 इंच के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट का कूपन। मैंने बिना सोचे समझे उसे ले लिया। फिर तेल, मीट और आटे के राशन के कूपन खरीदे। चोर बाजार के डीलर ने एक बड़े ग्राहक को देखा और वो खुश हो गया। जब उसने सुना कि मुझे टीवी की डिलीवरी आज ही चाहिए तो उसने ट्रैक्टर वाले को ढूंढा, ताकि 2 युआन में सारा सामान गांव पहुंचाया जा सके। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने हाँ कह दी। फिर मैं सरकारी दुकान पर वापस गया और यारा के लिए एक लाल ऊनी स्वेटर, एक जोड़ी पैंट और चमड़े के जूते लिए। वे कपड़े जो आजकल चलन में हैं। फिर मिमी के लिए नए कपड़ों के कई जोड़े और फिर कुछ नए लिहाफ। जो कुछ भी मैं सोच सकता था मैंने खरीदा। जब तक काम पूरा हुआ, ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा आधा भर चुका था। ड्राइवर सारा सामान देखकर मुंह फाड़े देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि इस फटेहाल कपड़े पहने लड़के के पास इतने पैसे कहां से आए। जब तक मेरा काम पूरा हुआ तब तक दोपहर हो चुकी थी। घर पर यारा जब उस सुबह उठी तो उसने मिमी को अपने पास लेटा पाया और मैं जा चुका था। यारा बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी। उसका शरीर अभी भी भारी और थका हुआ था। उसने देखा कि मैं उससे पहले उठ गया था और नाश्ता तैयार रखा था। मेज पर सुनहरे तले हुए अंडे रखे थे और साथ में मीट के टुकड़े अपने ही तेल में पक रहे थे। ये कहना झूठ होगा कि यारा का दिल ये सब देखकर नहीं पिघला। दोपहर के करीब ग्रेडी एक खूबसूरत जवान लड़की के साथ अंदर आया। ओ बहू, ये टिया है, शहर से भेजी गई एक शिक्षिका। अब से ये तुम्हारे परिवार के साथ रहेगी। अपने मर्द को बता देना और इसके लिए एक कमरे का इंतजार कर देना। यारा हैरान खड़ी रह गई। अचानक एक जवान लड़की रहने आ रही है और इस मिट्टी के घर में सिर्फ 3 ही कमरे हैं। वो भला कहाँ रहेगी? एक कमरा उन दोनों के लिए है, मुख्य हिस्सा खाने के लिए और दूसरा सामान रखने के लिए। वहां कोई जगह नहीं है। ग्रेडी, वो अभी घर पर नहीं है। मैं अपने दम पर यह फैसला नहीं ले सकती। ग्रेडी मुस्कुराने लगा, जिससे उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गईं। उसने यारा की बात को अनसुना कर दिया, टिया को कुछ निर्देश दिए और चला गया। अगर उस जवान लड़के ने उसे मीट का वो टुकड़ा न दिया होता तो वो कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की को यहां नहीं रुकवाता। शहर से आए इस जत्थे में कुल 20 लोग थे, जिनमें से ज्यादातर नौजवान लड़के थे, और इस इकलौती नाजुक सी लड़की को उसने यहां रुकवाया। एक शादीशुदा जोड़े के साथ रहना उस लड़की के लिए ज्यादा सुरक्षित था। रात में कोई परेशानी नहीं होगी, फिक्र की कोई बात नहीं, और घर में पहले से ही एक जवान और खूबसूरत पत्नी होने की वजह से किसी के मन में कोई गलत ख्याल भी नहीं आएगा। पीछे खड़ी टिया अपना थैला पकड़े उन 3 जर्जर कमरों को देख रही थी और उसका दिल बैठ गया।
यहाँ की जिंदगी बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। जिस परिवार में मेरे को रखा गया था वो काफी खुशहाल लग रहा था। एक अधेड़ उम्र का जोड़ा, 3 बच्चे और सबने साफ कपड़े पहने थे। यहाँ आते समय उसने दूसरों को उस आदमी के बारे में बात करते सुना था जहां उसे रखा जा रहा था, और वो कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। वो शराबी और जुआरी था, अपनी पत्नी को पीटता था और इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। यहाँ आने से पहले उसे लगा था कि शायद वे बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। अब यहाँ खड़े होकर उसे लग रहा था कि बातें सच ही थीं। लेकिन घर की मालकिन ने भले ही पुराने और ढीले कपड़े पहने थे, पर वो बहुत खूबसूरत थी। उसके नैन नक्श इतने सुंदर थे जैसे किसी ने चित्र बनाया हो। वो गांव की तो बिल्कुल नहीं लगती थी। यारा ने महसूस किया कि वो लड़की उसे घूर रही है। उसने खुद के फटे पुराने कपड़ों की तरफ देखा और फिर टिया को देखा, जिसने सफेद स्कर्ट, सफेद जुराबें और पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते पहने थे। यारा ने उसकी नजरों को नजरअंदाज किया और कहा, बैठिए, वो कमरा अभी बिखरा हुआ है, सामान भरा पड़ा है, उसके साफ होने तक हमें मेरे पति के लौटने का इंतजार करना होगा। वो अंदर गई और एक थर्मस लेकर आई और टिया के लिए गर्म पानी परोसा। टिया ने थोड़ा झिझकते हुए सिर हिलाया और आंगन में एक स्टूल पर बैठ गई। उसका दिमाग चलने लगा था। उसे शहर वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, और वो भी जल्दी। वो ऐसी जगह पर एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकना चाहती थी, खासकर उस आदमी के घर जिसके बारे में उसने सुना था। उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। यारा ने लंच के लिए कुछ सादा बनाने का सोचा था, पर अब मेहमान घर में था तो उसने अपनी आस्तीनें ऊपर की और काम में जुट गई। टिया को लगा कि उसे यहाँ काफी समय रहना होगा और वो मुफ्त में बैठकर खाना नहीं चाहती थी। उसने अपने हाथ धोए और रसोई में चली गई। क्या मैं आग जला दूं? वो अंदर गई और अचानक रुक गई। रसोई पुरानी थी पर बहुत साफ सुथरी थी और छत से मीट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लटका हुआ था। उन्होंने कहा था कि इन्हें रोटी नसीब नहीं होती, फिर यहाँ मीट का इतना बड़ा टुकड़ा कहाँ से आया, और वो भी इतना बड़ा? यारा आटा गूंथ रही थी और टिया की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा। मैं संभाल लूंगी, अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो आंगन में बच्चे का ध्यान रख लीजिए। टिया ने सिर हिलाया और पालने के पास वापस आ गई। वहां लेटा हुआ बच्चा बहुत प्यारा और गोल मटोल था, जैसे कोई छोटी सी गुड़िया। वो बहुत ही मासूम लग रहा था। टिया उसकी तरफ झुकी और कुछ सोचने लगी। इस घर की मालकिन लगभग उसी की उम्र की थी और उसका चेहरा कितना मासूम था। उसकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो गई, और उस जैसे आदमी से जो एक आवारा बदमाश है? क्या उसे इसके लिए मजबूर किया गया था? क्या उसके पास कोई रास्ता नहीं था? ये सोचकर टिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो जितना ज्यादा इस बारे में सोच रही थी उतनी ही परेशान हो रही थी। वो सोच रही थी कि क्या उसे ग्रेडी के पास जाकर जगह बदलने की गुजारिश करनी चाहिए, चाहे वो जगह कितनी भी गरीब क्यों न हो, बस घर का आदमी अच्छा होना चाहिए। रसोई में यारा खाने में व्यस्त थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर खड़ी लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। जल्द ही चूल्हे से नूडल्स का एक गर्म कटोरा तैयार होकर निकला। यारा उसे बाहर ले आई। आइए खाइए, नूडल्स तैयार हैं। टिया ख्यालों से बाहर आई। उसकी नजरें कटोरे पर टिकी थीं। तरी के ऊपर तेल की एक परत तैर रही थी। वो ठिठकी, फिर जल्दी से बोली, मैं टिया हूं, बस टिया कहिए। यारा ने बस सिर हिलाया और बात खत्म की। शाम के करीब 4 बजे गांव में एक ट्रैक्टर की आवाज गूंजी और वो हमारे फाटक के ठीक सामने आकर रुका, जहां मैंने ड्राइवर को आने को कहा था। यारा आंगन में मक्का छील रही थी जब उसने बाहर शोर सुना और तुरंत काम छोड़ दिया। वो उठी और फाटक तक गई और उसने मुझे ट्रैक्टर से उतरते हुए देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ट्रैक्टर पर घर क्यों आ रहा है? इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, ड्राइवर अंदर से चिल्लाया, ओए छोरे, क्या तेरे पास ये सब रखने की जगह है? फिर वो ट्रैक्टर के पीछे आया और टीवी सेट को बड़ी सावधानी से किनारे तक लाया। उसे डर था कि कहीं वो खराब न हो जाए। मैं फुर्ती से ऊपर चढ़ा और उसे खुद नीचे उतारा। मैं ड्राइवर को देखकर मुस्कुराया। हमारे पास काफी जगह है। देखते ही देखते यारा सन्न रह गई। क्या तुमने ये सब खरीदा है? उसकी आवाज में हैरानी भरी थी। इतना सारा सामान और ऊपर से ये टीवी सेट, इसमें कितने पैसे और कितने राशन के कूपन लगे होंगे? मैंने उसका मासूम चेहरा और फटी हुई आंखें देखीं और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं जानता हूं कि वो पैसों को लेकर फिक्रमंद है, पर सच कहूं तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि यारा अब से एक अच्छी जिंदगी जिए और उसे कभी कोई दुख न हो। मैंने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, मैं सब बाद में समझा दूंगा। अभी के लिए पीछे हट जाओ। मैं नहीं चाहता कि सामान उतारते समय तुम्हें कोई चोट लगे। यारा ने वही किया जो मैंने कहा। वो एक तरफ खड़ी हो गई और ट्रैक्टर से एक एक करके उतरते सामान के ढेर को देखती रही। उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता तो वो मिमी को लेकर मेरे साथ आती। इस सब में कितने पैसे लगे होंगे? क्या उसे पता भी है कि पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं? इस बीच टिया कोने में खड़ी मिमी को गोद में लिए देख रही थी। उसकी नजरें उस लंबे और चौड़े कंधों वाले नौजवान पर टिकी थीं। क्या यही गांव का वो आवारा लड़का है? उसने सोचा था कि वो बदसूरत और खूंखार होगा, कोई ऐसा जिससे नजरें चुराने का मन करे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका चेहरा इतना प्रभावशाली और सुंदर होगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत मर्द कभी नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी टिया को समझ आया कि यारा जैसी औरत की शादी इतनी कम उम्र में क्यों हो गई थी।
ये आदमी पर्दे पर दिखने वाले किसी भी अभिनेता से कहीं ज्यादा सुंदर है। जब सारा सामान उतर गया तो मैंने अपनी जेब से 2 युआन निकाले और ड्राइवर को दे दिए। उसने पैसे लिए, हाथ हिलाया और चला गया। मैं सामान उठाकर आंगन में ले जाने लगा। यारा ने मदद करने की कोशिश की, पर मैंने मना कर दिया। मैंने उसे बैठने और आराम करने को कहा। मैं काम में इतना मगन था कि मैंने आंगन में खड़े उस अजनबी पर ध्यान भी नहीं दिया। बून, जिसे शायद कुछ खबर मिल गई थी, जल्दी जल्दी वहां आया और दरवाजे के बाहर सामान का ढेर लगा देख ठिठक गया। वो बस देखता ही रह गया कि उसके इस कामचोर भाई के पास इतना सारा सामान खरीदने के पैसे कहां से आए। वो पूरी तरह कंगाल था, उस घर में बेचने लायक कुछ भी नहीं था। क्या उसने बच्चा तो नहीं बेच दिया? ये ख्याल आते ही बून दौड़कर वहां पहुंचा। जब उसने मिमी को टिया की गोद में सुरक्षित देखा, तब जाकर उसकी जान में जान आई। बून ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपना सिर झुकाया और सामान अंदर ले जाने में मदद करने लगा। वो उस भारी धातु के बक्से को घूर रहा था, जिसे प्लग में लगाते ही तस्वीरें और आवाजें आने लगीं। स्क्रीन पर बहुत सारे बिंदु नाच रहे थे। बक्से के अंदर एक शोर शराबे वाली दुनिया थी, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने उसके चक्कर लगाए। उसका मन उसे छूने का कर रहा था, पर उसने खुद को रोक लिया। लोग कहते हैं कि इसकी कीमत कई सौ युआन होती है। शहर के लोग इसे ही टेलीविजन सेट कहते होंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई सच में इसे घर लेकर आएगा। पूरे गांव में ये इकलौता टीवी था। जब सारा सामान रखा गया तो बून मुझे फाटक की तरफ ले गया और सीधे पूछा, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? मैंने उसे शांति से बताया कि मैं शिकार कर रहा हूं और चोर बाजार में मांस बेच रहा हूं। मैंने जंगली डेंड्रोबियम के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। इसलिए नहीं कि मुझे बून पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सीधी चट्टानों पर उगता है और उसे बताने से उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर यह बात बाहर गई तो मेरे हाथ से यह जरिया पूरी तरह निकल जाएगा। बसंत में मैं भाई और बून को पहाड़ ले जाकर सब सिखा दूंगा। उसके बाद वे खुद संभाल लेंगे। बून मुझे खेती की सलाह देने वाला था, पर मुझे देख रुक गया। उसे मेरी आंखों में एक अनजानी गहराई दिखी। उसे लगा मैं कोई और हूं। बड़ा भाई होकर भी वह मुझे पहचान नहीं पाया। मैंने उसे घर बनाने की बात बताई और मदद मांगी। मैं उसे रोज का 1 युआन दूंगा। बून सिगरेट का एक लंबा कश खींचता है। पागल मत बनो, मैं मुफ्त में करूंगा। घर में बहुत पैसा लगता है। बून, पैसे की फिक्र मत करो, अपनों में भी हिसाब साफ होना चाहिए। अच्छे मजदूर और सामान ढूंढो, ठंड से पहले घर जाना है। उसे लगा मैं पुराने कमरों की ही मरम्मत करूंगा। वह नहीं जानता कि मैं 2 मंजिला घर बनाना चाहता हूं। बून को जिम्मेदारी देने की एक ही वजह है, मेरे पास समय कम है। ठंड से पहले सारी जड़ी बूटियां लानी है। कुछ और मिल जाए तो और भी अच्छा। अगर हिरण मिल जाए तो बड़ी कमाई होगी। अभी दिन चढ़ा ही था, इसलिए हम ग्रेडी से मिलने निकल पड़े। तब ईंटों के लिए भी परमिट चाहिए था। मुखिया होने के नाते ग्रेडी ही सबसे ताकतवर था। मैंने उसे सिगरेट और कुछ पैसे दे दिए। परमिट मिल गया। हम सीधे ईंट भट्टे गए और ऑर्डर दे दिया। बून हिसाब लगाने लगा। इतनी ईंटें क्यों? दीवारें कितनी मोटी होंगी? मैंने कहा 2 मंजिल। बून ने मुझे 10-10 के नोट देते देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बून सहम गया। मैंने कहा बाकी पैसे ईंटें आने पर दूंगा। बून हैरान था। 10 के नोट जेब में ऐसे पड़े थे जैसे रद्दी कागज हों। बून को लगा उसका जुआरी भाई अब एक रसूखदार इंसान बन गया है। वह भट्टे के मालिक से भी रोबीला लग रहा था। नीली जैकेट में लोग उसे अफसर का बेटा समझेंगे। गर्दन के तिल और हाथ के निशान न होते तो बून मानता ही नहीं कि यह उसका भाई है। घर लौटते वक्त बून का सिर चकरा रहा था तो वह उसका भाई ही, पर कुछ अजीब था। घर के पास मैंने जेब से 50 युआन निकाले और उसे दे दिए। बून, लकड़ी के अलावा सब तुम्हें ही संभालना है। बून हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाता है। वह हाथ पहुंचकर पैसे लेता है और हिफाजत से जेब में रख लेता है। तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। मैं सब ठीक और सही तरीके से करूंगा। मैं सिर हिलाता हूं। मुझे उस पर यकीन था। अगर बून और डेला न होते तो मेरे जुल्मों के बाद शायद मीमी पैदा ही न होती। घर पहुंचकर यारा सामान देखने लगी। उसने अलमारी से कपड़ा निकाला और टीवी को ढंग दिया ताकि उस पर धूल न पड़े। उसे लगा यह बेकार है। बिजली और एंटीना की दिक्कत के बाद भी मुझे खुश देखकर वह चुप रही। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं फिर से उनके लिए सामान लाया हूं। स्वेटर, जूते और मीमी के लिए नए कपड़े। पिछला जैकेट तो उसने अभी पहना भी नहीं था। अब तो कपड़ों का ढेर लग गया था। यह देख यारा को अंदर से बहुत खुशी हुई। उसने नरम रजाई उठाई और संदूक में रखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह रजाई उसकी शादी वाली रजाई से भी अच्छी थी। उसने देखा कि मैंने खुद के लिए कुछ नहीं लिया, जबकि मेरे कपड़े फटे थे। उसके जूतों में छेद थे। टिया मीमी को पकड़े नए कपड़ों को ललचाई नजरों से देख रही थी। वह वी नेक स्वेटर बहुत मशहूर था। वह खुद भी वैसा स्वेटर चाहती थी, पर घर वालों ने पैसे नहीं दिए। अब वह उसके सामने था। टिया ईर्ष्या से जल रही थी। यारा का पति किसी पेंटिंग जैसा रोबीला लग रहा था। वह उस पर दिल खोलकर खर्च कर रहा था। सामान उतारते वक्त उसने यारा को हाथ तक नहीं लगाने दिया। गांव वाले इसे निकम्मा कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल बकवास। मैंने देखा कि एक अनजान लड़की मीमी को गोद में लिए खड़ी है। तुम्हारी दोस्त? टिया ने तुरंत सिर झुका लिया। वह खुद को शहरी लड़की समझती थी, पर जब से मैं आया था वह वहीं खड़ी थी और मेरी नजरें सिर्फ यारा पर थीं। मैंने टिया की तरफ देखा तक नहीं। यारा सामान समेटने में इतनी मशगूल थी कि उसे भूल ही गई थी कि घर में कोई और भी है।
लड़की शांत थी और यारा काम में व्यस्त। यारा ने उससे मीमी को लिया और मुझसे कहा, ग्रेडी इसे यहाँ लेकर आए हैं, यह हमारे यहाँ रहेगी, क्या हम इसे कमरा दे दें? वह खुद फैसला नहीं ले पा रही थी। मालकिन होने के बावजूद वह गलत फैसला लेने से डर रही थी। किसी के रहने की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई बाहरी हमारी जिंदगी में आए, पर यारा की उम्मीद भरी नजरें देखकर मैं मना नहीं कर पाया। उसे बुरा न लगे इसलिए मैं चुप रहा। मैं यारा को अंदर ले गया और अपनी जैकेट से जड़ी बूटी बेचने वाले पैसे निकाले। मैंने उसे पैसे दिए और मीमी को खिलाते हुए नया घर बनाने की बात बताई। यारा नोटों को हैरानी से देखने लगी। इतना सामान खरीदने के बाद भी इतने पैसे बच गए? 2 जड़ी बूटियां और हिरण की खाल बेचकर उसे इतने सारे पैसे मिले थे। घर बनाने की बात पर उसने पैसे छिपा दिए और फिर खामोश हो गई। अगर घर न बनाए तो ये पैसे सालों तक चल सकते थे, पर अगर वे घर बनाने लगे तो सब खत्म हो जाएगा। वे कर्ज में डूब जाएंगे और वह अपने भाई से और मदद नहीं मांग सकती थी। मैं उसके चेहरे की परेशानी साफ पढ़ पा रहा था। मैंने उसके गाल को चूम कर कहा, पैसों की चिंता मत करो, वह मेरा काम है, तुम बस आराम करो। यह सुनकर यारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, क्या कर रहे हो? बाहर कोई है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बस मुस्कुराया। वह नहीं जानती मैंने दुनिया में क्या क्या देखा है, कैसी शर्म। मैंने झुककर उसके गुलाबी होठों को हल्के से चूमा। उसका शर्माता चेहरा देख मेरा दिल पिघल गया। वह अभी भी कितनी मासूम है। खैर, मैं फिर काम की बात पर आया। बून कल सामान मंगवाएगा, अगर उसे पैसे चाहिए हों तो दे देना। यारा अभी भी कुछ परेशान थी। पड़ोसियों की बातें सुनकर उसे बून को लेकर कुछ शक हो रहा था। मैंने उसकी परेशानी देख ली, क्या बात है, पर यारा ने मना कर दिया और कुछ नहीं बोली। टिया बाहर खड़ी सब सुन रही थी और शर्म से लाल हो गई थी। वह आंगन में आ गई। अब उसे यहां से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। यह आदमी वैसा नहीं था जैसा लोग कहते थे। टिया ने देखा कि वह बच्ची को कितने प्यार से संभाले हुए था। सब कुछ घर और यारा के लिए ही था, अपने लिए कुछ नहीं लिया। आंगन में मीमी मेरी बाहों में सो चुकी थी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और कंबल ओढ़ा दिया। यारा ने टिया से माफी मांगी कि अभी कमरा पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। यारा का चेहरा अभी भी लाल था। टिया यह देख फिर से शर्मा गई और अपनी नजरें फेर लीं। कोई बात नहीं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। मैंने मीमी का पालना उठाया। यारा मुस्कुराई और कमरा साफ करने चली गई। यारा के कहने पर मैंने अपनी बनियान पहन ली। पतले कपड़े से मेरे मजबूत बाजू साफ दिख रहे थे।